कि हमारा भी तो बिल गर्मी में आता है 8,000 9,000, तो हम भी लगा लें। तो दिमाग में हमको गलतफहमी थी। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं वाराणसी। जो मड़ुआडीह स्टेशन जो पहले था वो अभी का वाराणसी स्टेशन है, उसके पास का इलाका है, उसके पीछे साइड का इलाका है जहां पे मौजूद हूं। हम आए हुए डॉक्टर RRP सर के यहाँ, जो एक पेशे से साइंटिस्ट हैं और धनबाद में ये पोस्टेड थे और इनके पास बहुत अथाह जानकारी है कार्बन एमिशन से रिलेटेड। हम उनके अनुभव तक को आप तक पहुंचाएंगे, उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, अपने लीक से हट के सारी जानकारी लेंगे। हम कंपनी और इन सब चीज़ों के अलावा हम पूरे इन्वायरमेंट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। और लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके यहाँ पे हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है, हम उसको दिखाएंगे। उसको पूरी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका सेटअप कैसा होता है, कितना जगह एक्वायर करता है और इसमें कितने पैनल लगते हैं और इसमें हमारा जो अलग अलग सेटअप है उसके क्या फीचर हैं, इन्वर्टर के साथ जो एलिमेंट लगते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 4 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैनल लगे हुए हैं मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं। ये 540 वाट के एक पैनल है और टोटल यहाँ पे 8 पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे 4 किलोवाट का सिस्टम है और पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। बाइफेशियल पैनल के बारे में बात करें तो इसमें दोनों साइड सेल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाती है। वहीं अगर कि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट बाउंड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जिसकी वजह से हमारे जो पैनल पे हवा का दबाव जो है वो अधिक ना पड़े, जिससे पैनल को कोई क्षति ना हो, इसलिए ये परफेक्ट माउंट स्ट्रक्चर किया जाता है। और इसके बात की जाए इसमें स्ट्रक्चर में यूज करने वाले मटेरियल की, तो इसमें GI चैनल का यूज किया जाता है, जो हार्ड डिप GI चैनल है, जिसकी वजह से कि इसमें जंग नहीं लगता है। और जैसा कि आपको बताया कि 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो इसका स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले, इसका ध्यान रखा जाता है। वहीं अगर कि आप पीछे साइड देखेंगे तो ये लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग साइड में लगाते हैं और कस्टमाइज करके लगाते हैं ताकि इसका उपयोग अच्छे से हो सके, क्योंकि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो अगर हम स्ट्रक्चर में अटैच्ड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पैनल में भी इलेक्ट्रिक फ्लो आ सकता है और पैनल को भी क्षति हो सकती है। इसलिए हम लोग उससे दूर और उससे अधिक हाइट पे रखते हैं ताकि हमारा पैनल सुरक्षित रह सके। साथ साथ ये आपके घर को भी सुरक्षित करता है। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कराई जाती हैं, जो चीज़ें हमारी ही कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी में मिलती हैं। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग देखेंगे कि इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्ट पाइप का सीधा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी वायर होता है, वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है और प्लास्टिक कोटिंग की वजह से जो धूप और बारिश के मौसम में प्लास्टिक ऊपरी परत खराब हो सकती है, जिससे वायर को क्षति हो सकती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पाइप में रहेगा तो वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की वारंटी है, तो हमारा वायरिंग भी 25 सालों तक चलना चाहिए। हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, एक साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम यही है कि ये पैनल से कनेक्टेड होता है। पैनल से जो भी DC करंट बन के आती है वो DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू इन्वर्टर में जाती है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जब अगर अचानक से आकाशीय बिजली गिरती है तो उस समय DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में MCB लगी होती है जो गिर जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट होता है। ये मेन इन्वर्टर के प्रोटेक्ट के लिए ही दोनों लगते हैं। वही AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ग्रिड से कनेक्टेड होता है, तो ग्रिड में भी लाइट फ्लक्चुएट करके आती है और इसकी वजह से हमारे इन्वर्टर को क्षति पहुंच सकती है। तो इसमें भी MCB लगा है, उस स्थिति में MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं बीच में हमारा जो इन्वर्टर है आन्या ग्रीन का, इसका मेन काम होता है DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करना और आपके घर के लिए सप्लाई करता है। और जो भी एक्स्ट्रा बिजली होती है वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है और ग्रिड से जब रात के टाइम में लाइट ली जाती है तो दोनों चीज़ें नेट मीटर में कैलकुलेट होती है और फिर उसी का रिजल्ट आपको
इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिलता है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो वॉकी टॉकी की तरह लटका हुआ है, वो है RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी के थ्रू आप देख सकते हैं किस टाइम पे कितना बिजली जनरेट हुई और कितना आपका दिन भर में पैनल ने कितना ड्यूस किया और कार्बन एमिशन को कितना कम किया। ये सारी चीज़ें उसमें आपके मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सबसे पहले मैं सिस्टम के बारे में पूरी ब्रीफिंग देने के बाद मैं डॉक्टर RRP सर से मिलवाऊंगा। इनके अनुभव हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर। आप पहले अपना पूरा परिचय और प्रोफेशन बता दें सर। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद राय है और मैं यहाँ पर 2002 में यहाँ आकर के अपना घर बना करके रह रहा हूँ और 35 से 36 साल नियरली वहाँ पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान में मैंने काम किया है और उसमें भी एनालिटिकल केमिस्ट्री, रेडिएशन केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फ्लाई ऐश का जो यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश इन एग्रीकल्चर पर भी मैंने काम किया है। और कार्बन उत्सर्जन के बारे में इन्वायरमेंटली फ्रेंडशिप होना चाहिए और इसके लिए देश में जो लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हो रहा है, तो इसके चलते हीटिंग प्रॉब्लम और सी लेवल ऑफ ओशन और ये सब इन्वायरमेंटली पोल्यूशन बहुत इफेक्टिव हो रहा है। और इंडियन कोल्स कंटेन टू मच ऐश, बहुत अधिकांश फॉरेन कोल में हिंदी में बोल रहे हैं जी, हिंदी ही से हाँ। फॉरेन कोल्स जितने हैं उसमें 10% से कम ऐश कंटेंट है और इंडियन कोल्स में इवन प्राइम कोकिंग कोल है उसमें भी 40% नियरली ऐश कंटेंट होता है। तो इस और जो कार्बन एक दिन में सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 20 मन कम से कम रोज डेली कोयला जलाया जाता है एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन में। और इसी तरह से और ऑल थर्मल पावर स्टेशंस में कोयले जलते हैं और उसका जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है तो उस सब का कैलकुलेशन किया जाए तो लाखों टन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और जिसके चलते वायुमंडल का बहुत प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन एनर्जी का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा एक प्रधानमंत्री का ये योजना है। इसके लिए मैं बहुत इसको स्वागत करता हूँ और इसी के चलते मैंने भी करवाया लगाया है देख करके प्रेरित होकर। सर, कुछ चीज़ें जैसे आपने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छी चीज़, जैसे हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि जैसे ये कार्बन अगर जाता है मतलब 1 ग्राम जाता है तो वहाँ पे जाके वायुमंडल में मिक्स होकर डबल हो जाता है, इंक्रीज हो। 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो 3.5 मोर देन 3.5 टाइम्स। तो इस तरह से जहाँ इंडियन कोल्स में इतना कोयला में राख है जी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का जी। तो वो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते जो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और ये जो होता है तो अलग बात है। इसके बाद ये फर्टाइल लैंड भी बर्बाद हो रहा है जी। ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन हुआ, NTPC हुआ और जितना थर्मल पावर स्टेशन है तो जब बहुत ज़्यादा राख है यूटिलाइजेशन, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी दिल्ली से CSIR भी कनेक्टेड है जी। तो वो बहुत खर्च करके और उसका यूटिलाइजेशन कराना चाहता है तो ये एक तो अलग प्रॉब्लम है ये राख के चलते। और इंडियन कोल्स में जो ऐश कंटेंट ज़्यादा है जिसके चलते इसके चलते और इसका साइड इफेक्ट्स है। अब सी लेवल का गर्मी जितना ज़्यादा होगा कार्बन साइड तो हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो सी लेवल ऊंचा उठेगा तो कोस्टल एरियाज जितने टाउन सिटीज़ हैं सब सबमर्ज हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जी। इसलिए बहुत तरह का ये गड़बड़ी है जिसके चलते ये जो योजना चल रही है सरकार की तरफ से इस सब को कम करने के लिए और अगर कार्बन मुक्त अगर कर दे इंडिया तो
ये प्रधानमंत्री के साथ देश का बहुत नाम रोशन हो जाए। जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने पेरिस समझौता में जब दस्तखत हुआ, सारे दुनिया के देश सम्मिलित थे, उसमें 2070 तक का टारगेट भारत ने लिया, क्योंकि जानते हैं भारत का बहुत दोहन हो चुका है, क्योंकि भारत के पास संसाधनों की बहुत कमी थी। तो इन्होंने 2070 का फिर भी टारगेट लिया और इन्होंने 2030 तक 500 गीगाटन सोलर एनर्जी से मतलब विद्युत प्रोड्यूस करने का प्रोडक्शन। हाँ, तो सर मैं इन सब चीज़ों पे बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, जैसे कि अगर आसान भाषा में हम अपने दर्शकों को बता पाएँ कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है इनसे कार्बन एमिशन होता है, तो वो हमारे निजी जिंदगी में किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे किन प्रकार से इफेक्ट करते हैं, और हमारे फर्टाइल के बाद बताए कि फर्टाइल लैंड को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा। देखिए, जब ये थर्मल पावर स्टेशन और सुपर थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर जैसे फराक्का है और विशाखापट्टनम है, बहुत जगह पर है सुपर थर्मल पावर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोयला जलाया जाता है कंपेरिजन टू अदर थर्मल पावर स्टेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से तो वायु प्रदूषण हो रहा है, तो वायु के चलते हेल्थ इफेक्ट होगा। तो इसके बाद लैंड प्रोडक्शन पर भी, और जहाँ माउंटेन जैसा फ्लाई एश का ढेर लगा हुआ है, तो फर्टाइल लैंड कवर किया है ना, तो जिसके चलते उपजाऊ जमीन भी बर्बाद हो गई है। तो इस तरह से इसका तो बहुत ही हानिकारक प्रभाव है। इस हानिकारक प्रभाव को कैसे कम किए जाए, यही गवर्नमेंट का प्लानिंग चल रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का यही चल रहा है प्रपोजल कि कैसे इसको कम किया जाए, कार्बन मुक्त। और ऐसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका, चाइना, जहाँ ये अपने अभी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश, वहाँ पर और ज़्यादा प्रोडक्शन है और दोषारोपण करते हैं लोग, ये क्या बोलते हैं, विकासशील देशों। हाँ, जैसे कि अगर की बात होता है कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किन देशों ने किया, तो 25% अमेरिका ने अकेले किया। हाँ, और उसके बाद चाइना होगा, उसके बाद ये यूरोपियन कंट्री आते हैं। और विकासशील देशों में अगर भारत की बात की जाए तो मात्र 2.5%। फिर भी सोचिए 2.5% कार्बन एमिशन करने के बाद भी हमारे पे इतना इफेक्ट हो रहा है स्वास्थ्य पे। लोगों की उम्र कम हो गई पहले से देखा जाए तो, जैसे कि आप नहीं, कम तो नहीं हुई है, स्वास्थ्य का इतना इंतजाम भी आगे बढ़ते जा रहा है सर। जैसे कि रेशियो था, एज का रेशियो था जो भारत में पहले तो बढ़ गया है, अभी जस्ट बढ़ा है। लेकिन मतलब लोगों की लाइफ कमजोर होती जा रही, पहले जैसे एनर्जी। हाँ, ये सांस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, वो एयर पॉल्यूशन जब बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होगा ज़्यादा, तो अभी तो लग रहा है धीरे धीरे ये जो ग्रीन एनर्जी चल रहा है, ये भी अभी इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। ऑल पब्लिक आर नॉट अवेयर ऑफ दिस हार्मफुल इफेक्ट्स। इसी अवेयरनेस के लिए हम लोग ये हाँ, इसी अवेयरनेस का ये जरूरी है। और दूसरी बात कि शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो ऑल पब्लिक आर नॉट साइंटिस्ट, आर नॉट एजुकेटेड, और इफ दे आर वेल क्वालिफाइड ऑल्सो, देन इन दिस रिगार्ड, so far as environmental condition is concerned, they are all are not aware. That's why ये तो बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है गवर्नमेंट का भी, और आप लोग भी जितने आप लोग कर्मचारी लगे हुए हैं इसके लिए बढ़ाने के लिए बहुत इसके लिए साधुवाद। जैसे कि अभी बात करते हैं हम लोग सोलर के बारे में, तो सोलर से ये तो हम लोग बात कर लिए इन्वायरमेंटल फैक्ट के बारे में। दो चार चीज़ें हम लोग और भी बात करते हैं जो पर्सनल बचत से हैं। लोगों को मतलब ये भी हो कि अगर कि हम इन्वायरमेंट में मदद कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा पर्सनल बचत क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं सर। तो सर अगर कि आप बनारस में हैं, यहाँ पे नगरीय इलेक्ट्रिसिटी है, तो सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो आपके लगभग कितने आ जाया करते थे गर्मियों के टाइम में? ये देखिए, मेरा बिल देखिए, ये
गर्मी जब यहाँ पर 45 डिग्री तक पहुँच जाती है जी इन जनरल, जी जेठ का महीना जब जी आता है, जी, मई का महीना, मई या मई जून 15 जून तक, तो ये 45, 46, 48 तक पहुँचा है। जी तो उसमें अब एसी जहाँ चलता है, जी तो एसी जहाँ चलता है तो बिजली ज़्यादा खर्च होती है। तो हमारा तो 9,600 से 10,000 के लगभग आया है 2-3 महीना। जी, अब 5,000 तो मिनिमम हमेशा आता है। मिनिमम 5,000 रुपये आता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 एसी है और 4 किलोवाट का पहले से ही बिजली था। तो अभी स्मार्ट टीवी लगे थे, फोन वहाँ लगा दिया मीटर। अब उसके बाद भी वो नहीं, वो हटा के ले जाएगा, दूसरा लगेगा, लोग बोल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर हुआ कि नहीं, एगो रवि सिंह कोई है आप ही के डिपार्टमेंट में, वो बोले कि नहीं तो ये होगा, इसमें आपको सब पैसा तो मिल ही गया। एक बार 78,000 आया, एक बार वो सब्सिडी आया। हाँ 1,08,000, अभी 30,000 आया, 78 आया, 2,40,000 हमने दिया था। जी जी, जमा वो 4 किलोवाट का आपका सिस्टम। हाँ सर तो इसमें यही बताया गया है आप लोगों के द्वारा कि ये जो बिल मिनिमम आपका 25 किलोवाट की 25 यूनिट डेली बनेगी। जी जी, तो अभी इस हिसाब से मान लीजिए कि जाड़ा में तो अभी हमारा जितना सूरज की दिन बड़ा होगा, जितना रोशनी ज़्यादा होगी तब न होगा। जी जी जी, तभी तो दिन छोटा हो रहा है। जी जब दिन बड़ा शुरू होगा तो ज़्यादा बनना शुरू होगा। जी तो 25 से 30 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जी 4 किलोवाट पर। तो 30 का माने 30 दिन में तो 4 किलोवाट में 900 यूनिट तक हो जाएगा। 4 किलोवाट में मैक्सिमम 25 तक जा सकता है। हाँ तो सर एक और चीज हम जानना चाहेंगे, तो आप बिजली बिल में या तो नील हो जाएगा, नहीं तो बराबर ही होगा। हाँ। नहीं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो ग्रिड को चला जाएगा। ग्रिड को जाएगा, और नहीं तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो थोड़ा देना पड़ेगा जी, पहले। कुछ बचत हो बस जाएगी। यही फायदा है। हाँ, और सर ये जैसे कि आपको सोलर के बारे में तो बहुत पहले से पता है, नो डाउट। लेकिन सर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपको कब पता चला सर कि जैसे ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा और फिर भी हमारा काम चलेगा, बिना बैटरी के सोलर काम करेगा? ये चीज़ें आपको कब पता चली सर? जब मोदी जी ने लॉन्च किया उसी टाइम पेपर वगैरह से? नहीं, तो लोग आ करके, एक ठो तिवारी है वहाँ, विवेक तिवारी जी, रवि सिंह का लोग आ करके बताए सब। और यहाँ देखा देखी पहले लोग लगाया 2-3 आदमी, ये पाठक जी हैं बगल में जी, उनके यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये बगल वाला जो लास्ट रूम है जी, तो वो फिर प्रीतम सिंह सामने है जी, उनका भी लगा हुआ है। जी, तो वो देखा देखी इसके बाद इधर भी 3, यहाँ पर लगता है कि कम से कम 8-10 आदमी लगा लिया है। हाँ यहाँ पर। तो फिर वही देख के आपको लगा कि हमें भी लगा। हाँ, तो हम भी अपना सोच कि हमारा भी तो बिल गर्मी में आता है 8,000 9,000, तो हम भी लगा लें। तो दिमाग में हमको गलतफहमी थी। खिड़की खोल के देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, तो फिर भी हम लोग 1 यूनिट अगर घर में यूज करते तो आधा किलो कोयला हम लोग खर्च कर देते। ये जितना धुआं निकलता है, जितना कोयला जलता है, वो धुआं कहाँ जा रहा है? जी, इन्वायरमेंट में ही तो जा रहा है ना। जी, जी। ये तो आपकी छत पे लगा है, सूर्य की अथाह ऊर्जा है, वो आ रही है, उसी के थ्रू बिजली बन के आपको मिल रही है। तो उतना पेड़, मतलब उतना कार्बन एमिशन कम किया, तो एक तरह से उतना पेड़ लगा लिया। भविष्य के लिए ये एक वरदान है सर, जैसे कि इन्वायरमेंट को जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास तो जो एक तो विवेक तिवारी थे जी, उसके बाद अभी तो आए नहीं थे, रविकांत तिवारी आप जानते होंगे अगर वहाँ से हैं तो रविकांत तिवारी से भाई फोन पर सब किए थे, और ये पैसा वैसा लौटाने में हाँ वही कर रहे थे। कहीं भाग दौड़ नहीं करना, ना कहीं नहीं। और जो भी आया, खासकर हमारे यहाँ ज़्यादा आया विवेक तिवारी जी, तो उसको एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर पैर में, तो ठीक हो रहा था तो नहीं, सुख नहीं रहा था जी। सर अगर कि हम बात करें फाइनली कंपनी की रेटिंग की, जो आन्या ग्रीन एनर्जी हमारी कंपनी है, उसके काम आपको कैसे लगे? अगर रेटिंग देना हो 10 आउट ऑफ कितना देंगे सर? 10 कम से मिनिमम 8 सर, मैक्सिमम देना हो तो
मैक्सिमम तो जब वो हो जाएगा तब मैक्सिमम दे देंगे, वो कमी है एक ठो। हाँ, बैटरी वाला। हाँ, थोड़ा सा उसको वो हाइब्रिड सिस्टम आपको लगवाना चाहिए था। तो आप भी जागरूक हो और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो भी प्रयास हो सके वो करें। और इस सोलर से जुड़ेंगे तो इसमें तो आपका पर्सनल बचत भी है और साथ साथ एक अच्छा भविष्य अपने बच्चों को भी देंगे, इन्वायरमेंट को भी स्वच्छ रहेंगे। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और इससे देश का नाम और ऊंचा उठेगा जी। ये है जी, ये कार्बन मुक्त जितना होता जाएगा तो हम लोग को तो जो फायदा होगा ही, स्वास्थ्य अच्छा होगा, श्वसन प्रॉब्लम जो है, सांस का कोई बीमारी नहीं होगी। सांस की बीमारी जो कारखाना से जो धुआं निकलता है जी, उसके चलते ना ज़्यादा प्रदूषण ज़्यादा होता है। जी, जी। जब वो कार्बन वो जलेगा ही नहीं, जब इसी से हमको एनर्जी मिल जाएगी तो उसको जरूरत ही कम होती जाएगी। इवन कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट कितना स्वच्छ हो गया था। तब गर्मी के मौसम में ठंड लग रही थी, चादर ओढ़ के आदमी सो रहा था।